नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीरीज एम्पावर्ड वुमेन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ऋचा आर्या जी मौजूद हैं, जो कि एक कुशल लेखिका, बेहतरीन नृत्यांगना और बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। बहुआयामी प्रतिभा की धनी डॉक्टर ऋचा आर्या की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उनकी प्रथम पुस्तक तत्व सिंह चारवाक दर्शन के कतिपय पहलू को उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान द्वारा अमीर खुसरो पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके कार्य को आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने भी सराहा है और इनको एक प्रशंसा पत्र से सम्मानित भी किया है। वर्तमान में आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा वृद्धि व्याख्यान माला का आयोजन कर रही हैं, जो शिक्षा जगत की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपको आपके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एम्पावर्ड वुमेन सीरीज में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैं लखनऊ से हूँ और मेरे पिताजी सचिवालय में काम करते थे और 3 बहनें हैं और घर में मम्मी हैं और पिताजी जी जो थे वो दर्शन शास्त्र में उनका बहुत उनकी रुचि थी और वो बहुत पढ़ते लिखते थे। तो उनका रुझान पढ़ाई में होने के कारणवश उन्होंने हमेशा से यह प्रयास किया कि हम तीनों लोग पढ़ाई में आगे बढ़ें और मेरे जीवन की सबसे खास बात यह रही कि मेरे माता-पिता जी ने कभी भी हम लोगों को ये अनुभव नहीं होने दिया कि हम लोग एक लड़की हैं। उन्होंने हम लोगों को इस बात की हमेशा प्रेरणा दी कि तुम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है और जीवन में किसी से भी डरना नहीं। तो आप पढ़ी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया है, फिर पीएचडी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छा, से अच्छा। मेरा रहा है। किस सब्जेक्ट में पीएचडी किया आपने? मेरा फिलॉसफी। अच्छा, अच्छा। जी। जैसा कि आपने बताया आपने दर्शन शास्त्र में पीएचडी की है, तो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई? कैसे आपको लगा कि मुझे दर्शन शास्त्र की तरफ जाना चाहिए? मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि मेरे जो पिताजी हैं वो दर्शन शास्त्र की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते थे और धीरे-धीरे जब मेरे घर में भी पिताजी ने बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाई हुई थी, तो जब पढ़ते थे तो धीरे-धीरे उनको देख कर के मैं दर्शन शास्त्र की ही बातें सुनती थी और जो हमारे दर्शन शास्त्र में विभिन्न संप्रदाय हैं, उनके बारे में उनसे सुनती थी। तो धीरे-धीरे मेरा रुझान उस पर गया। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट लिया, तो जब मैंने उसको पढ़ा, तो धीरे-धीरे उसमें रुचि जागी, उसके बाद मैंने मास्टर किया, फिर उसी में फिर पीएचडी की भी की। तो पीएचडी के बाद आपने फिर उसी में ये किताब लिखी, तत्व जी, जी, पपलव जी, सिंह जी। के। मेरा जो शोध कार्य है वो तत्व पपलव सिंह चारवाक दर्शन के कतिपय पहलू रहा और चारवाक दर्शन पे मेरे पिताजी का भी काम था और उनकी अभी एक पुस्तक अभी नहीं आई है, लेकिन चारवाक दर्शन पे उनकी हमेशा से रुचि रही तो उनकी एक ख्वाहिश भी थी कि मैं चारवाक दर्शन से रिलेटेड ही विषय पे कोई काम करूँ। ये चारवाक है क्या? चारवाक दर्शन व्हाट इज़, मतलब कुछ हाँ, डिफाइन करेंगी क्या जी। है ये? ये भारतीय दर्शन में ये चारवाक दर्शन एक नास्तिक संप्रदाय है अच्छा। और चारवाक दर्शन सिर्फ़ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, बाकी वो सारे प्रमाणों का खंडन कर देता है। ओके। जी, और वो 4 तत्वों को मानता है, जो हमारे पंच तत्व हैं, उसमें वो आकाश तत्व को नहीं मानता है, अच्छा, क्योंकि वो ये कहता है कि आकाश तत्व का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है। मतलब आकाश दिखता ही नहीं है? नहीं, तो जिसके कारणवश उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने के कारणवश उसने आकाश का भी खंडन किया है ओके। और उन्होंने 4 पुरुषार्थों में 2 पुरुषार्थ को माना है, काम और अर्थ को, क्योंकि चार्वाक दर्शन को भौतिकवादी दर्शन, सुखवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए वो चारों पुरुषार्थों में अर्थ और काम को ही मानते हैं। मतलब चारवाक जो है, जो नास्तिक, नास्तिक है हाँ, लेकिन आस्तिक नहीं है। हाँ जी, जी। वो आँख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करता। जी, तो आपकी हिंदी लेखक है, आप एक लेखक हैं, जी, तो जो आप दर्शन शास्त्र पे लिख रही हैं या जी। साहित्य के बारे में लिख रही हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कभी-कभी? जी, चुनौतियों का सामना तब करना पड़ता है जब लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब एक लेखक के सामने मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या यहाँ रहती है कि एक लेखन जब वह लेखन करता है तो उसमें जब निरंतरता नहीं रहती है।
कि यदि आपके पास समय कम है, समय का अभाव है, तब जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको उसी प्रकार का वातावरण चाहिए होता है। और जब वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है या तो लेखन प्रक्रिया में एक निरंतरता टूट जाती है, तब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आती है। तो उससे आप कोप अप कैसे करते हैं? कैसे मतलब अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं लिखने के लिए? उसमें ये रहता है कि एक टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं किसी तरीके से सारे जितने भी मेरे इवेंट्स हैं उनको कैंसिल करने पड़ते हैं जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ लिखना है, और सारी चीज़ों से मन हटा करके फिर उसी पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ, और फिर धीरे 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 समय लगता है लेकिन हो हो जाता जाता है। है। हाँ। जो ये पुस्तक है आपकी तत्व सिंह चारवाक दर्शन के कतिपय पहलू, हम्म, इनको आदरणीय अमिताभ बच्चन के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया है। जी। तो आपकी कुछ मतलब यादें जो आप साझा करना चाहेंगी जब आप आदरणीय अमिताभ बच्चन जी से मिली? हाँ, मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया था, अच्छा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरी पुस्तक को पढ़ा, और उन्होंने जो प्रशंसा पत्र लिखा, जब मैंने उस प्रशंसा पत्र को पढ़ा तो मुझे इस बात की बड़ी ही वो रही कि मुझे देख कर के लगा कि एक दर्शन शास्त्री ही वैसा पत्र लिख सकता है। तो उन्होंने जो चारवाक दर्शन के बारे में लिखा, मैं बहुत चौंक गई उसको देख पढ़ करके कि इतने बड़े अभिनेता होते हुए भी उन्होंने मेरी पुस्तक के जो एक महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ा, और फिर उन्होंने मुझे वो पत्र भेजा। वो पत्र उन्होंने आपको भेजा था, जी। तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा वो बहुत, पत्र देखकर। बहुत, क्योंकि जो अमिताभ बच्चन जी हैं, वो मेरे पिताजी के फेवरेट स्टार रहे हैं, तो इसलिए मुझे और भी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे पत्र भेजा, और उन्हें वास्तव में उनका पत्र भेजना सिर्फ एक पत्र भेजना नहीं रहा मेरे लिए, उसने एक उत्साहवर्धन का काम भी किया कि यदि अगर मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है, तो मैंने उनको पुस्तक इसलिए भेजी थी कि कहीं न कहीं मुझे कुछ कमियाँ पता चलेंगी, लेकिन जब उन्होंने उस पत्र की इतनी प्रशंसा की तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपने एक पुस्तक और लिखी है, जैसा हुँ, कि आपने बताया कि 2 पुस्तकें जी। आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हाँ। तो दूसरी पुस्तक के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी दूसरी पुस्तक मेरी पे? पुस्तक का दूसरी पुस्तक है कुछ अनकही कुछ मन कही। अच्छा। उसमें मैंने कुछ कविताएँ लिखी हैं, कुछ छोटी-छोटी क्षणिकाएँ लिखी हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें जो एक दर्शन शास्त्र की जो एक छाया है, वो उसमें दिखाई दे। तो वो एक कविताओं का ही संग्रह है। और जो तीसरी पुस्तक आपकी पाइपलाइन में है उसमें? हाँ, मेरी तीसरी पुस्तक जो है उसका संपादन मैंने किया है। उस पुस्तक का नाम है उत्कर्षिणी, अच्छा। जिसमें मैंने शोध पत्र आमंत्रित किए थे। तो जिस बहुत सारी जो हमारे जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने अपने शोध पत्र भेजे हैं, और एक संकलन मात्र है वो। वो अभी इसी माह वो पुस्तक आ जाएगी। आप एक कुशल कथक नृत्यांगना भी हैं। जी। तो एक लेखिका के साथ एक कुशल कथक नृत्यांगना, कहाँ से विचार आया कथक करने का? मैं बताऊँ कि मैं बचपन से मुझे डांस करना बहुत पसंद था, और हमारे घर में ये होता था कि पिताजी को डांस नहीं पसंद था। तो क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा डांस का क्रेज़ भी नहीं था। अब तो लोग मानते नहीं थे हाँ, अब कि तो इतने डांस। सारे डांस के पटल बच्चों को उपलब्ध करा दिए जाते हैं। उस समय इतने सारे पटल नहीं मिल पाते थे। तो घर में ही हमारे एक स्टेज लगाया जाता था, मम्मी थी, सिस्टर्स थे, और मैं वहीं पे अपना डांस तैयार करके उन्हीं को दिखाती थी। आपकी मम्मी को शौक था डांस का? हाँ, मम्मी को बहुत शौक था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि पिताजी का रुझान था कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा की ही दिशा में आगे बढ़ें। तो चुपचाप से कथक में एडमिशन कराया। पापा को नहीं पता था। मम्मी चोरी से पैसे देती थी फीस के। कई बार ट्यूशन्स भी पढ़ाने पड़े मुझे खुद, और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद पापा को पता चला, लेकिन जब उनको पता चला कि एक अच्छे स्टेज पे मैं जा रही हूँ परफ़ॉर्मेंस देने के लिए, तब कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप वो कर सकती हैं, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आपको पढ़ाई में भी
उतना करना है जितना आप इधर कर रहे हैं। तो पढ़ाई में आपका कोई भी ऐसा दखल अंदाजी उसकी वजह से नहीं होनी चाहिए। तो कथक में कौन, मतलब किसको मानती हैं आप? कौन गुरु रहे आपके जिनको देख के आपको लगा कि नहीं कथक सीखना चाहिए? जो हमारे गुरु हैं बिरजू महाराज जी, और उनको तो उनकी तो सभी पूजा ही करते हैं। और तो और मेरी जो कथक की गुरु रही हैं वो है श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी। और मैं बता दूं, मेरे जीवन का सबसे एक जो अहम पहलू रहा है कि मुझे जितने भी गुरु मिले हैं, गुरु सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे जो जितने भी गुरु मिले हैं उन्होंने हमेशा अपनी बच्ची के समान मुझे सिखाया। और मैम कि मैं हमेशा से इसलिए आभारी हूँ क्योंकि उन्हें पता था कि ऋचा बहुत दूर से आती है मेरे पास डांस सीखने। तो कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वो मेरे लिए खाना तक बना देती थी कि वो बच्ची इतनी दूर से आएगी और उसको भूख लगेगी। तो हम लोग प्रैक्टिस के साथ-साथ जो हम लोगों का समय साथ में बीतता था, वो आज भी एक यादगार समय रहा मेरे लिए। तो आप अभी भी कथक करती हैं? हाँ, अभी मैं कथक करती हूँ। कथक बहुत कम करती हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा हमेशा जुड़ाव रहता है। चारवाक दर्शन पर आधारित नृत्य नाटिका बहुत पॉपुलर रही, बहुत जी। लोकप्रिय रही, तो कुछ उसके बारे में बताएंगी आप? जी। 2019 में जब मेरी तत्व पपला सिंह चारवाक दर्शन के कतिपय पहलू पुस्तक आई, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसके विमोचन पे एक चारवाक दर्शन पे आधारित नृत्य नाटिका तैयार की जाए। तो ये नृत्य नाटिका तैयार की गई, पूरे 40 मिनट की नृत्य नाटिका है ये। और इसमें मैंने एक चीज़ रखी कि इस नृत्य नाटिका को यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर देखे, तो उसको चारवाक दर्शन के विषय में सारी चीज़ें पता चल जाएँ। तो इसको इतना सरल भाषा में इसको रखा गया है कि जो सामान्य जनमानस तक कैसे चारवाक दर्शन को पहुँचाया जा सके, उसकी पूरी कोशिश की गई थी। तो ये 40 मिनट की प्रस्तुति हम लोगों ने उसका मंचन किया था इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर ही। अच्छा, अच्छा। तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया और ये अब तक की विश्व की पहली प्रस्तुति भी है चारवाक चारवाक दर्शन दर्शन पे। पे। तो अभी मेरी आगे की भी कोशिश रहेगी कि मैं भारतीय दर्शन के और संप्रदायों को नृत्य के माध्यम से सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं। आप गरीब बच्चों के लिए बहुत काम करती जी। हैं, उनको समाज से जोड़ने के लिए, जी। उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जी। तो क्या काम करती हैं आप? कुछ उसके बारे में बताएँगी? मैंने काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ काम किया है और मेरा जो मुख्य चीज़ें रही हैं कि मैंने उन बच्चियों को एक नृत्य की शिक्षा देने का प्रयास किया है। और मैंने जब पहले प्रथम संस्था में काम किया था, तो उसमें मैंने काफ़ी बच्चों को शिक्षा दी और आज वो बच्चे खुद कोरियोग्राफ़ी कर रहे हैं विभिन्न स्कूलों में। तो लगभग अभी तक 2500 से 3000 बच्चों को मैं निःशुल्क नृत्य की शिक्षा दे चुकी हूँ। और वर्तमान में भी यही प्रयास है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी द्वारा जो लोक नृत्य की कार्यशाला चलाई गई थी, उसमें भी मैंने एनजीओज़ के बच्चों को ही नृत्य की कार्यशाला दी थी। तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको जब हाँ। आपके बच्चे आगे जाते जी, होंगे। जी, बहुत अच्छा लगता है। तो नृत्य के अलावा भी कुछ और सिखाते हैं या सिर्फ नृत्य ही? अभी तक तो जो स्लम एरिया में एनजीओज़ में तो मेरा नृत्य का ही फ़ील्ड रहा है। बाकी बच्चों को जाकर के मोटिवेट करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनको विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं उनके लिए प्रोवाइड करवाना। ये मेरी हमेशा कोशिश अलग-अलग रहती तरह के वोकेशनल है। जी, कोर्सेज़। जी। कितनी पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है अभी तक, और आगे आपका लक्ष्य क्या है? कितनी और पुस्तकें या किन और विषयों पे लिखना चाहती हैं? जी, अभी तो 3 पुस्तकों का हो चुका है प्रकाशन। पहली तत्व पपला सिंह चारवाक दर्शन के कतिपय पहलू, दूसरी कुछ अनकही कुछ मनकही और तीसरी उत्कर्षिणी। और मेरा आगे का लक्ष्य यही है कि मैं आगे बौद्ध दर्शन पे मैं इस समय काम कर रही अच्छा, हूँ। अच्छा। तो बौद्ध दर्शन पे एक नृत्य नाटिका तैयार करने की एक योजना है, उसको मैं तैयार करूँगी। आगे मेरा जो भारतीय दर्शन के जितने भी संप्रदाय हैं, तो मैं उन सभी संप्रदायों पर आधारित एक नृत्य नाटिका तैयार करके सामान्य जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा एक मेरी पुस्तक है, मैं जीवन और मृत्यु पे कुछ लिख रही हूँ। वो अभी पुस्तक आधी तैयार हो गई है, लेकिन समय के अभाव के कारण वो अभी पुस्तक तैयार नहीं। जीवन और मृत्यु। जी, जीवन और मृत्यु पर। और वो अभी पुस्तक मेरी कुछ कारणों की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। उसके बाद है भारतीय दर्शन में लोकायत चिंतन, वो भी बुक साथ-साथ चल रही है। तो अभी 2 पुस्तकें हैं, अगर समय मिला तो उसको बहुत जल्दी पूरा
कर लिया जाएगा। ज्यादा काम कर रही हैं आप साहित्य के लिए और दर्शन शास्त्र के लिए। हाँ हम आशा करते हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ेगी और उससे लाभान्वित भी होगी। तो आप इतनी मतलब इतनी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं, आप जी नृत्यांगना हैं, आप लेखिका हैं, आप जी समाज सेविका हैं, जी। तो इतना समय आप कैसे निकाल पाती हैं अपने मतलब शेड्यूल में, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हैं? मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि जितने भी मेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं मैं कोशिश करती हूँ मेरे शनिवार और रविवार को ही हो। मैं इन 2 दिनों में ही अपने सारे कार्यक्रम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शाम को कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा समय पढ़ाई के लिए निकालूँ। और उसके बाद जो समय मिलता है मुझे लगता है कि जीवन में किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए और आपको जो काम करना है अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो मुझे लगता है कि आप एक साथ 100 काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा हमेशा से हमें यही प्रयास रहता है कि मुझे ये काम करना है तो मैं कैसे इस काम को पूर्ण करूँ। तो इसीलिए जीवन के हर एक पहलू में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर पहलू में अपना समान रूप से योगदान दे सकूं। लेकिन कभी-कभी हो जाता है कि जीवन में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा से यही है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। नहीं, ऐसा तो हम लोग मानते हैं या ऐसा जी। कहा भी गया है कि चाहे जितना भी इकट्ठा कर लो कुछ ना हाँ, कुछ छूट ही जाता है। कुछ ना कुछ छूट जाता सब है। कुछ परफेक्ट होता नहीं जी, है, जी। मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। जी। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने जीवन को एक अच्छे जीवन यापन की तरफ ले जाएं, या किस जी। तरह से वो अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो हमारे ग्रंथ हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन्होंने जीवन का जो अच्छे जीवन का सार उसी में दिया है। और मैं एक संदेश और देना चाहती हूँ कि जीवन में हर इंसान के एक अपने सपने होते हैं और जो बचपन से ही उसके तय हो जाते हैं कि हमें बड़े होकर के ये बनना है। लेकिन आपके माता-पिता के भी कुछ सपने होते हैं। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होना चाहिए और प्रयास यही होना चाहिए कि आप अपने माता-पिता के सपने में और अपने सपने में कैसे सामंजस्य स्थापित करें। कि यदि आपको अपना सपना जैसे मेरे साथ हमेशा रहा कि मुझे हमेशा एक नृत्यांगना बनना था, लेकिन पिताजी को नहीं पसंद था। तो कहीं न कहीं उनके सपने को साथ में लेकर के मैं चली, तो कहीं न कहीं उनको भी खुशी हुई और मुझे भी एक खुशी हुई। तो एक-दूसरे को हमें एक अपने माता-पिता को एक प्रूफ़ करना पड़ता है कि हम आपके आदर्शों पे चल रहे हैं और हमें भी ये करना है। तो प्रत्येक युवा को जीवन में इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए कि हमें अपने सपने के साथ-साथ अपने माता-पिता को कैसे कन्विंस करना है और उनके भी सपने को साथ लेकर के कैसे चलना है। आज का ये कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल एंड जी। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है। तो आप इस ट्रस्ट के बारे में कुछ अपने विचार साझा करना चाहेंगी? मैं हमेशा यूट्यूब चैनल देखती रहती हूँ और बहुत ये चैनल सिर्फ़ एक चैनल पे हम लोगों को एक एकत्रित करने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि मैंने देखा है कि कितने सामाजिक कार्यों में भी एक सक्रिय भागीदारी रहती है और मुझे लगता है कि ये इसलिए भी होना चाहिए कि भगवान ने हमें इसलिए सक्षम बनाया है कि हम दूसरे के लिए कार्य कर सकें और जो परहित जिसमें जिस भी संस्था में, जिस भी व्यक्ति में परहित की भावना रहती है, मुझे लगता है कि ये उसके जीवन के का एक सबसे सकारात्मक पहलू है और इसके लिए मैं पूरी ट्रस्ट को बहुत-बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ और मेरी आशा रहेगी आप लोग इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएँ भी रहेंगी। थैंक यू सो मच ऋचा जी, जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और अपनी जिंदगी के हर पहलू को हमारे साथ साझा किया। आज का एम्पावर्ड वुमेन सीरीज हम यहीं खत्म करते हैं। आगे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।